किया उसका संक्षेप में छोटा सा बताती हूँ। अग्निहोत्र से दिवस शुरू किया हमने। स्वच्छ साधना के बाद वंदना ताई ने हमें आनुवंशिक संस्कार के बारे में बताया। उन्होंने उसके पहले दिन पूर्वजों के जो संस्कार है उसके बारे में बताया था। कह रहे थे कि आनुवंशिक संस्कार जो होते हैं कुल परंपरा से चलते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो पूर्वजों के संस्कार होते हैं उससे थोड़े कम प्रभावशाली होते हैं, मतलब वातावरण के संस्कार से थोड़े ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। उसके बाद वातावरण के संस्कार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो इस जन्म में हम करेंगे, अगला जन्म हमारा वो तय करेंगे। वातावरण संस्कार जो भी हम ये जन्म में करेंगे, जैसे वो कह रही थी कि हमारे हाथ पाँव, वाणी, आँख, सुनना और सुगंध लेना, ये सब चीज़ों से वातावरण के संस्कार हम में आते हैं। फिर उन्होंने हमें कर्मकांड संस्कार के बारे में थोड़ा सा बताया। वो कह रही थी कि 64 कर्मकांड संस्कार होते हैं, उसमें से 16 जो भी करते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद वो कह रही थी कि शिशु शिक्षा एक समग्र शिक्षा है, मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम। जैसे वो कह रहे थे कि मतलब भारतीय शिक्षा मतलब इंटीग्रेटेड समग्र शिक्षा होती है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। फिर उन्होंने विद्यापीठ की शिक्षा के बारे में बताया। उसके 3 सिद्धांत बताए हमें। वो कह रही थी कि शिक्षा स्वायत्त होती है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटिक्स उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, और शिक्षा हमेशा निःशुल्क होनी चाहिए। जैसे ज्ञान कभी भी खरीदना है, मतलब बेचा नहीं जाता, तो उसका कोई शुल्क नहीं होता। फिर तीसरा सिद्धांत उन्होंने ये बताया कि ज्ञान सिर्फ भारतीय शिक्षा पे आधारित होता है। ये जो ज्ञान होगा वो सिर्फ भारतीय शिक्षा पे आधारित होगा। और वो कह रहे थे कि हर एक विषय में आध्यात्म का बेस होगा, मतलब दैट बी द बेस ऑफ, वो बेस रहेगा हर एक सब्जेक्ट जो रहेगा। उसके बाद हमने पपेट शो के लिए प्राणी और पक्षी जो हमने सब साथ मिल के बनाया और पपेट शो हुआ। और अपने आइसक्रीम स्टिक्स को हमने कलर किया और वो माधुरी दीदी ने हमको दिखाया, अभिनय गीत गाया। और फिर डॉक्टर गणेश ने हमें बताया कि एक कहानी के माध्यम से हमें बताया, किसान की कहानी के माध्यम से बताया कि बच्चे की क्षमता के अनुसार अंकुर फूटते हैं। और वो ये भी कहना चाहते थे कि 0 to 5 years, 5 साल के अंदर 99% बच्चे का भविष्य तय हो जाता है। वही शिशु शिक्षा से पूरा उसका भविष्य निर्धारित हो जाता है। उसके बाद वंदना ताई ने हमें कहानियों के बारे में बताया। 3 प्रकार की कहानियाँ होती है। एक होती है जो हम बच्चों को रोज़ सुनना चाहे, हमसे रोज़ कहानी बता सकते हैं, वो एक कहानी। दूसरी प्रकार की कहानी होती है जो वो हमें खुद याद दिलाए, हफ्ते में 1 बार या 2 कि उनको वो कहानी सुननी है, वो कहानी हमें, वो दूसरी प्रकार की होती है। और तीसरी टाइप उन्होंने बताया जो नई कहानी होती है, जैसे उन्होंने स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताया कि हम कोई भी उसमें से कहानी बनाकर बच्चों को बता सकते हैं। और वो कह रहे थे कि जो दीदी होती है या तो माँ बाप होते हैं, उनको कम से कम 500 कहानियाँ आनी चाहिए बच्चों को बताने के लिए। और कहानी से बहुत संस्कार होते हैं, वो कह रही थी। और वो कह रही थी कि जो भी कहानी हम बच्चों को बताएं बहुत दिल से बताएं, तब वो दिल को छुएगा। जब कान से मतलब सिर्फ बोलने के लिए बोलेंगे तो वो सुन के शायद भूल भी जाए, पर जब दिल से बताएंगे वो याद रखेंगे। और उसके बाद मैदान प्रिय और संध्या वंदना से हमने मेरा समाप्त किया। थैंक यू। प्रशिक्षण वर्ग के चतुर्थ दिवस की ये पहली बेला है और इस बेला में आज सौभाग्य से अपने मध्य रेणुका बहन के श्रीमान जी के पतिदेव अपने मध्य उपस्थित है। मैं हृदय से सब कार्यकर्ताओं की ओर से और हमारे संगठन की ओर से आपका आत्मिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। स्वागत इसलिए भी करते हैं कि इस कार्य को करने के लिए हमारी दीदी रेणुका दीदी जो लगी है, निश्चित रूप से उनके पीछे उनका सानिध्य, संरक्षण और स्वायत्तता
घर से उनको इतनी अनुकूलता वो देते हैं कि जाओ ये काम अच्छा है करो। इस दृष्टि से भी हम विशेष रूप से उनका आभार ज्ञापित करते हुए स्वागत करते हैं। आदरणीय माता जी भी आज सवेरे से अपने मध्य उपस्थित है, आपका भी आत्मिक वंदन। वर्ग के आरंभ में हमने चर्चा की थी एक ये जो शिशु वाटिका का कार्य पूरे देश भर में चल रहा है, इसका जो स्वरूप है पूरे देश भर में, मैं पहले इस सत्र के 5-10 मिनट में उसके स्वरूप पर थोड़ा सा अपनी बात रखूंगा। पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से विद्या भारती के मार्गदर्शन में सरस्वती शिशु मंदिरों का संचालन हो रहा है और जितने सरस्वती शिशु मंदिर है उतनी शिशु वाटिकाएं हैं। आज की स्थिति में संपूर्ण देश भर में 38,000 विद्यालय हैं पूरे देश भर में। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर अपने विचारधारा का यह शिक्षा का केंद्र न हो। इसकी श्रेणियां अलग अलग हैं, नगरीय क्षेत्रों में है, महानगरों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, सेवा बस्ती में है, जो झुग्गी झोपड़ी और ऐसे में जो लोग निवास करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी संस्कार केंद्र है। और साथ ही जितने हमारे दूरस्थ केंद्र है, जहां तक सरकार भी नहीं पहुंच पाती है अपने शिक्षा के तंत्र को लेकर के, वहां तक अपना शिक्षा का यह नेटवर्क पूरे देश भर में काम कर रहा है। तो सुदूर जनजाति क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्रों में भी बहुत प्रभावी ढंग से काम हो रहा है। और काम कैसे बढ़ा और उसका परिणाम क्या आया देश के लिए, ये भी थोड़ी चर्चा करना आवश्यक होगा। तो इतनी शिशु वाटिका में काम करने वाले हम जैसे कार्यकर्ताओं की संख्या भी लाखों में है। वर्तमान में लगभग 1,75,000 से अधिक आचार्य दीदी अपने अलग अलग इसमें क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हमारा जितना काम चलता है, बड़े बड़े विद्यालय हैं, शिशु शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है, महाविद्यालय शिक्षा है, बीएड कॉलेज है, यहाँ तक का पूरा शिक्षा की व्यवस्था है। और शिक्षा को आधार माना है, इसका एक आधार लेकर के, और क्यों शिशु मंदिरों का, क्यों ऐसे देश भर में शिशु वाटिकाओं का संचालन हो रहा है, तो हम अपनी वंदना में कहते हैं जग सिर मोर बनाए भारत। क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है विद्यालय चलाने का? जग सिर मोर बनाए भारत। हम अपनी वंदना में प्रतिदिन बोलते हैं जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे। तो जग सिर मोर बनाना केवल प्रार्थना करने से जग सिर मोर नहीं बनेगा, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये शिक्षा को आधार लेकर के और देश को एक श्रेष्ठ संस्कारवान पीढ़ी समर्पित करना, जो अपने कार्यक्षेत्र में बड़े होकर के वो समाज की सेवा करेगा, परिवार की सेवा करेगा और राष्ट्र की सेवा करेगा। ऐसे उद्देश्य को लेकर के पूरा तंत्र समाज आधारित, विदाउट एनी हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, कोई उसमें शासकीय आर्थिक प्रबंधन हमारा नहीं होता है। पूरा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो समाज आधारित काम है। इसलिए हम अपने घर पर कैसे
लेकिन इस कार्य के लिए हमको भी समाज के सामने ऐसे अपनी झोली फैलाना पड़ती है। और शिक्षा की भी ऐसी व्यवस्था रही है, सरकार आधारित शिक्षा और समाज आधारित शिक्षा। शिक्षा देना ये सरकार का काम नहीं। गुरुकुलों की हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। लेकिन आजकल जब सरकार का अधिग्रहण होता है तो सरकार में कहती है कि इसमें तो प्रमाण पत्र होगा, तो सप्लीमेंट्री आएगी, तो री एग्जाम होगी। भगवान गुरु के सानिध्य में पढ़ने के लिए गए तो उनको कोई सर्टिफिकेट दिया था कि अब तुम जाओ पास। आजकल बिना सर्टिफिकेट के फाइल आगे नहीं पड़ती है, कदम आगे। पेपर फाइल कंप्लीट हो जाना चाहिए, बाकी कुछ याद ना हो, याद है याद नहीं है अलग विषय है। फाइल कंप्लीट है तो काम बन जाएगा। तो ऐसे हमारे प्राचीन कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी। भगवान कृष्ण भी उज्जैन में अपने गुरु के सानिध्य में पढ़ने के लिए गए थे, विद्या अध्ययन करने के लिए, सांदीपनि आश्रम में। आप सबने सुना होगा। तो जन्म के बाद गुरु का सानिध्य लेना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो ऐसे में धीरे धीरे इस संगठन ने अपने हाथ में काम लिया और एक पहला शिशु वाटिका प्रारंभ हुई गोरखपुर में 1952 में, 1952। पहला शिशु मंदिर, पहली शिशु वाटिका वहां से प्रारंभ हुई। और धीरे 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 आज पूरे देश भर में एक शिक्षा का तंत्र विकसित हुआ और इतने बड़े बड़े केंद्र चल रहे हैं। अब इसमें वेद पढ़ने के लिए भी बालक आगे आ रहे हैं। जो शिशु मंदिर में अध्ययन कर रहे हैं वो 10वीं 12वीं करने के बाद में वेद अध्ययन, तो उसके लिए वैदिक विद्यापीठ की स्थापना। ऐसे पूरे नर्मदा जी के किनारे, हम सबको जानकारी में है नर्मदा जी का उद्गम स्थल कहाँ से है, प्राकट्य कहाँ से हुआ है नर्मदा जी का? अमरकंटक से। मध्य प्रदेश का एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, वहां से मां नर्मदा का प्राकट्य हुआ। और नर्मदा जी बहती हुई और समुद्र में कहां पर विलय हुई? भरूच। भरूच के पास जो समुद्र, उसमें आकर के नर्मदा जी मिल गई। बीच बीच में बहुत सारे तालाब भी बने, बड़े बड़े डैम बने, सरदार सरोवर बांध बना, रणजीत सागर, ऐसे बहुत सारे डैम बने और जीवंत निरंतर प्रवाह। ऐसे मां नर्मदा के किनारे 100 वैदिक विद्यापीठम स्थापित करने का संकल्प भी पारित हो चुका है, उसकी शुरुआत भी हो गई है। उसके पास घाट होगा, भाई बच्चों को रहने के लिए पूरी सुख सुविधा होगी और बच्चे वहां पर वेदों का अध्ययन करेंगे। शिक्षण के साथ साथ सारी शास्त्रीय मान्यताओं की सब सारी जो फॉर्मेलिटी जो आजकल अभिभावकों की अपेक्षा रहती है वो सारी प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन वेद का अध्ययन ये उसका मुख्य आधार होगा, उसकी अनिवार्यता होगी। तो यहाँ तक की भी बात चली। फिर सुदूर क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, या आपने सुना होगा हमारे मध्य प्रदेश से आगे छत्तीसगढ़ प्रांत आता है, उड़ीसा और उधर आंध्रा की बॉर्डर पर, और वहाँ के कुछ जिले हैं जहाँ रायपुर से बस के द्वारा, ट्रेन तो अभी वहाँ पर है ही नहीं, रायपुर से 8-10 घंटे का सफर करने के बाद में बस्तर जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, जो पूरा नक्सलाइट बेल्ट है और इतना घना जंगल है। आबूझमाड़ का जंगल आपने नाम सुना होगा। ऊपर सूर्य की किरणें साल भर तक जमीन को स्पर्श नहीं कर पाती, इतना घना जंगल। और ऐसे जंगलों में जो लोग रहते हैं, घने जंगलों में, वहां पर भी अपने शिशु वाटिकाएं संचालित होती है और उन शिशु वाटिकाओं के माध्यम से जो बच्चे पढ़े लिखे और समाज की मुख्य
धारा से जुड़े हैं। उनका काम क्या था? जो भी कोई आते हैं उनको लूटना, मारना, खौफ फैलाना, पैसे छुड़ा लेना, गाड़ी छुड़ा लेना, जला देना, मार धाड़ काट, पूरा जो जीवन उनका है वो अलग प्रकार की दुनिया है। तो उसी क्षेत्र में हमारा भी एक बार टूर बना था, जो उधर के कार्यकर्ता है पूर्णकालिकों का, घने जंगलों में 4 दिन घूमना। तो अभी तक टीवी में सब सारा समाचार सुनते हैं, बीजापुर है, गीदम है, दंतेवाड़ा है, ये जो क्षेत्र है ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं। और जब घूमे और ऐसे कुछ उनको लोग मिले, अब वो पेट पालने के लिए व्यक्ति को कुछ तो करना पड़ता है। उनका भी ये कथन था कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको नहीं सताएंगे, आप पूरे क्षेत्र में आकर के काम करो। हम तो जैसा हमारा मानवीय दानवीय जीवन जो है वो है, लेकिन हमारे बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़े और अब इनका जीवन जैसा हम जीवन जी रहे हैं ऐसा ये जीवन नहीं जिए, ये उनकी भी इच्छा है, इसलिए वो भी अपने काम में सपोर्ट करते हैं। ये तो बाकी कोई नहीं जा सकता है। सरकार के लोग भी जाएंगे तो मिनट में 10-25 गाड़ी आगे पीछे होगी तब कोई व्यक्ति अंदर घुस सकता है। हम तो बहुत सुरक्षित है, हमारे आसपास सब सारा कितना तंत्र है, महानगर है, पानी है, जल है, सब्जी है, भोजन है, पंखे चल रहे, लाइट है, वो वहाँ की दुनिया ही पूरी अलग है। और ऐसे में भी हमारे आचार्य दीदी उन बच्चों को संस्कार देने का काम कर रहे हैं। तो एक ये जो बड़ा इसका जो नेटवर्क है, अब उनको काम करने के लिए थोड़ी बहुत जो ऐसे हजारों की संख्या में सिंगल टीचर स्कूल, एकल विद्यालय वो चलते हैं और उनको संचालित करने के लिए, उनके आर्थिक प्रबंधन करने के लिए जो अपने नगरीय क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ये बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ से जितने भी सरस्वती स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में वो है बच्चों की संख्या, तो वो वर्ष भर अपना जो पॉकेट मनी रहती है, अपने पॉकेट मनी में से कुछ राशि का संचित करते हैं और एक ऐसा गंगा जली के रूप में कलश बनाते हैं, गुल्लक कहते हैं ना उसको, जानते हैं गुल्लक, बच्चों की छोटी छोटी वो रहती है, ऐसी अपने शिशु मंदिर के बच्चे ऐसा एक को बनाते हैं और अपने दैनिक खर्चे में से कुछ कटौती करके साल भर में यदि 4 जोड़ 5 जोड़ कपड़े लाना हो तो 1 जोड़ कम लाएंगे और उसकी राशि बचा करके और वो उसमें डालते हैं। वसंत पंचमी के दिन वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पूजन करके और वो जो कलश है वो उन भैया बहनों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए वो माँ को समर्पित करते हैं। वो राशि सारी पे जनजाति क्षेत्र की शिक्षा के लिए जाती है। ऐसे वो राशि करोड़ों रुपए में खर्च होती है, संकलित होती है। मकर संक्रांति के दिन अन्नदान का महत्व होता है ना, दान पुण्य इधर भी होता होगा। तो भैया बहन अपने अपने घर से 2-2 मुट्ठी अनाज, कोई चावल लाता है, कोई दाल लाते हैं, कोई गेहूं लाते हैं, कोई ज्वार लाते हैं, ऐसा करके उसका ये भी ट्रकों से अन्न का संकलन होता है। और ऐसे अभावग्रस्त क्षेत्रों में जो केंद्र चलते हैं वहाँ पर वो सब सारा अन्न भैया बहनों को पूरे वर्ष भर के लिए अपने जो शिक्षा के केंद्र चलते हैं, उनके जो आश्रम चलते हैं, वो उसके लिए उपयोग में आता है। लेकिन नगरीय क्षेत्रों की व्यवस्था बहुत अलग प्रकार की, यहाँ सब सारी सुख सुविधा है, संकलन भी होता है, पैसा भी आता है, वैसे शिशु वाटिका चलती है। अब इसमें ये तो मैंने थोड़ा सा इसको बताया, कम आ रहा है। तीसरे प्रकार की जो
सबसे बड़ा एक काम अभी हाथ में लिया है आदर्श शिशु वाटिका के रूप में। तो आदर्श शिशु वाटिका कैसी होगी, अभी हमको उसके लिए चिंतन करना है, अभी एकदम जाकर के काम शुरू करना ऐसा नहीं। आदर्श शिशु वाटिका के लिए प्रक्रिया भी यही होगी, बच्चे आएंगे भी सही, शैक्षिक व्यवस्थाओं के आधार पर उनका पठन पाठन भी होगा, सारा काम होगा। तो प्रयत्नशील शिशु वाटिका के लिए भी समय का जो नियोजन है ये, इसमें कौन से आयु वर्ग के बच्चे रहते हैं, 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष। नमूना रूप शिशु वाटिका, प्रभावित शिशु वाटिका में भी 3 से 5 वर्ष के बच्चे रहते हैं। तो इसका जो दायरा है शिक्षा व्यवस्था का, 3 से 5 वर्ष तक की शिक्षा का है। लेकिन नमूना रूप शिशु वाटिका के लिए कहा गया 0 to 5, 0 से 5 वर्ष तक की शिक्षा व्यवस्था। अब वो शिक्षा व्यवस्था किसके लिए और कैसे, इस पर एक देश की पहली चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का गठन हुआ गांधीनगर में, मोदी जी के मार्गदर्शन में। और गांधीनगर में जब हमारा अखिल भारतीय वर्ग हुआ था, तो हम जैसे ऐसे बैठे ऐसे नरेंद्र मोदी जी भी 2 दिन शिशु वाटिका के वर्ग में रहे, उनको मालूम है सब सारा कंटेंट क्या है। और उद्देश्य उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो प्रारंभ की शिक्षा है इसको मजबूत और ठीक दिशा देने की आवश्यकता है, जो सरकार नहीं कर सकती उसको समाज को करना पड़ेगा। तो देश की पहली चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी गांधीनगर में स्थापित हुई और उसमें बहुत सारे रिसर्च हुए, बहुत सारे शोध हुए शिशु शिक्षा पर। और शोध करने के बाद उसकी अलग अलग केंद्र विकसित हुए। तो आयुर्वेद पर जो हमारे जामनगर में गुजरात में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, उसके कार्यकर्ता और वह सब सारे मिलकर के और उस पर जो शोध किया, शोध के बाद वहाँ पर जामनगर में एक गर्भ विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये स्थापित हुआ और उस पर उसको भी एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, प्रशिक्षण हुआ कि हमारी शिशु वाटिका में पढ़ाने वाले कार्यकर्ता ये वेदियों के मार्गदर्शन में वहाँ रह करके, और 10 दिन का उसका कोर्स है। 10 कितने दिन का प्रशिक्षण है वो? 10 दिन का प्रशिक्षण। वो प्रशिक्षण लेने के बाद में इसका पहला काम जब शुरू हुआ गुजरात में, तो कुछ साहित्य की रचना हुई आयुर्वेद के आधार पर। एक पुस्तक निकली, उत्तम संतति का विज्ञान। श्रेष्ठ संतान हमारे घर में कैसे प्राप्त हो, वो संतान भगवान के रूप में हमारे घर में कैसे अवतरित हो, उसमें हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, उसका शोध करके एक पहली पुस्तक निकली, उत्तम संतति का विज्ञान। डॉक्टर करिश्मा नारवाणी ने इसको लिखी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पूर्व सरसंघ चालक सुदर्शन जी का नाम आपने सुना होगा। पूजनी सुदर्शन जी ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया सूरत में। इसके बाद दूसरी पुस्तक फिर तैयार हुई, वो उसका और विस्तृत रूप बना और उसका टाइटल दिया गर्भ संहिता। गर्भ संहिता में भी 10 अलग अलग 9 मास के 9 यूनिट अलग अलग दिए, 9 सोपान अलग अलग दिए कि ये 9 बालक की जो 9 मास की माँ के गर्भ में विकास यात्रा होती है, इसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है और किस किस मास में कौन कौन से योग होना चाहिए, कौन कौन से राग सुनना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा योग करना चाहिए और कैसा साहित्य पढ़ना चाहिए। इसलिए 9 मास के लिए 9 पुस्तकें वो अलग, उसको कहा गया ये गर्भवती माताओं के प्रशिक्षण के लिए ये पुस्तक हुई। उनका आहार विहार कैसा होगा, उनका रहन सहन कैसा होगा, उनका सद साहित्य का अध्ययन होगा वो कैसा होगा। उसमें कहा गया है कि
जब कोई भी माता बहन या बहू गर्भस्थ अवस्था में होती है, तब वो परिवार की न तो बहन होती है, न बेटी होती है, न बहू होती है। उस समय वो कुल की देवी के रूप में होती है। इसलिए उसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। कुल की देवी को देवी के स्वरूप में उस समय है, न वो बहू है न वो बेटी है। तो इसी प्रकार से उनसे व्यवहार होना चाहिए, रहन सहन उनके साथ, ऐसा खान पीन, ये सब सारी चीजें उसमें बताई गई। फिर इन 9 मास में गर्भस्थ शिशु पर जो संगीत का प्रभाव होगा, रागों का प्रभाव होगा, उसके लिए भी 9 सोपान बनाए गए। कि 9 मास में कौन कौन सी सीढ़ियां सुनना है, हर मास की अलग अलग रागों के आधार पर शिशु संगोपन संगीत, ऐसा उसका नाम दे करके, तो उन मास में रामायण के कौन कौन सी चौपाइयां पढ़ना, उसके लिए मानस शिशु संगोपन नाम की एक पुस्तक यह तैयार हुई। और ये सब सारा अपना परामर्शन केंद्र स्थापित हुए जगह जगह। वेद्यों के मार्गदर्शन में वो वहाँ पर आते हैं, उनकी शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, सद साहित्य, सद संगीत, आहारचर्या, विहारचर्या, ये सब सारा उसमें बताया। और ऐसी छोटी छोटी बातें कि गर्भस्थ माताओं को या गर्भस्थ बहनों को कैसे दृश्य देखना, उनके सोने की व्यवस्था क्या है, उनके कक्ष में किस प्रकार के चित्र लगे, कक्ष में कैसे साहित्य रखा है, ये सब चीज हमारे लिए कोई नई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं, आप सब इन चीजों को जानते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें प्रतिदिन 5, 7, 10 मिनट घी का दीपक लगा करके ओम के सामने ध्यान लगाना, ऐसा है कि पूरा उसकी इस समय में यह व्याख्या करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा उसका पूरा सिस्टम 9 महीने का पाठ्यक्रम बनाया और इन 9 मास के अलग अलग खंडों में पुस्तकों का भी सृजन हुआ। 5 पुस्तकों का अभी विमोचन अमृतसर की बैठक में, विद्या भारती की बैठक हुई है, कल परसों समाप्त हुआ है, वहाँ पर 5 पुस्तकों का विमोचन हुआ। इसके बाद कल जो वंदना ताई ने बताया था, तो उसके लिए भी बड़े शास्त्र और बने, आहार शास्त्र बना, आयुर्वेद के आधार पर हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, अर्थशास्त्र बना, घर गृहस्थी के संचालन में। आज ठीक है कि हम सब सर्विस में बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, मकान है, प्रॉपर्टी, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका सिस्टम कैसा होना चाहिए एक आदर्श परिवार के लिए, तो उसका भी गृहशास्त्र, एक अर्थशास्त्र बना, एक गृहशास्त्र बना, और एक बड़ा ग्रंथ, 550 रुपया उसकी कीमत है, वो अधिजनन शास्त्र ऐसा है, और एक बेसिक शास्त्र, ऐसे 8-10 प्रकार के बड़े बड़े ग्रंथ, रामचरितमानस ये बने। अब धीरे धीरे इनके सब सारे पाठ्यक्रम के आधार पर काम शुरू हुआ। गुजरात में लगभग 7-8 वर्षों से समर्थ भारत के नाम से ये प्रकल्प काम करता है, ये एजेंसी अपनी काम करती है। इसमें प्रति माह गर्भवती माताएं, नव दंपति को 1 दिन पढ़ने के लिए आते हैं। वहाँ पर सब सारा उनको ये सब सारा आयुर्वेद को जो शोध प्रतिवेदन है उनके सामने रखा जाता है। वेद्य वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, आयुर्वेद चिकित्सक, वो उनको पूरा देखभाल करते हैं, आवश्यक जो औषधि वगैरह ये सब सारा उनको बताते हैं। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उसमें भी 95% से अधिक माता बहनों की जो डिलीवरी है वो स्वाभाविक प्रक्रिया से, विदाउट एनी सीजन। और वो जो जितने बच्चे हैं जो समर्थ भारत केंद्र के मार्गदर्शन में, जैसा उनके देखरेख में जिन बच्चों ने जन्म लिया है, ऐसे बच्चे तेजस्वी है, प्रभावी है, उनकी ग्रहण क्षमता अधिक है, शारीरिक दृष्टि से पुष्ट है। और ये केवल हम नहीं कह रहे, हमने वहाँ तुलनात्मक दोनों प्रकार के बच्चों का अध्ययन करके वहाँ बताया सूरत में ऐसा कि ये समर्थ भारत केंद्र के माध्यम से
आयुर्वेद प्रक्रिया से जिन बालकों ने जन्म लिया है, ऐसे और उन बालकों की तुलना में उनको बच्चों को ऐसा नहीं बताया। महाराष्ट्र में भी शुरू होगा अभी गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात में सूरत में है, गांधीनगर में है, गांधीधाम है, भुज में, अहमदाबाद की गांधीनगर में, अहमदाबाद में भी शुरू होने वाला। तो ऐसे ही काम शुरू हुआ। अब जो बच्चे जन्म लेने के बाद, जन्म से 1 वर्ष तक के बालक की माताओं का पाठ्यक्रम तैयार किया है। इस स्थिति में उन बालकों का किस तरह से लालन पालन, पोषण, आहार विहार, सारी चर्या उनकी होना चाहिए। 1 से 2 वर्ष के बालकों का पाठ्यक्रम बना और 3 से 5 वर्ष के बालकों का पाठ्यक्रम। इन पाठ्यक्रमों के आधार पर उनके आगे के सब सारे प्रशिक्षण ये प्रारंभ हुए और इसके साथ साथ बच्चों को स्वर्ण प्राशन देने का काम प्रारंभ हुआ। ऐसे बच्चों को जो अपने शिशु वाटिका में पढ़ते हैं, आप भी देते होंगे। सिंगापुर में भी दीदी आई है, वृंदा दीदी ने भी बताया कि वहाँ भी हम अपने विद्यालय में बच्चों को शिशु वाटिका में स्वर्ण प्राशन देते हैं। ऐसे गुजरात में ये जो सुवर्ण प्राशन है, ये पुष्य नक्षत्र में मास में 1 दिन पूर्व मुख करके, दीपक जला करके और भगवान धन्वंतरी का मंत्र सुना करके 2 से 3 ग्राम प्रति बालक को ये सुवर्ण प्राशन दिया जाता है। उस सुवर्ण प्राशन का पूरा कितना लाभ है, वो एक पूरा उसका टाइटल है। हर महीने का उसका शेड्यूल बना हुआ है, किस महीने में कब कब कितने मिनट से कितने मिनट तक पुष्य नक्षत्र रहने वाला है। वो माताएं केंद्र पर बच्चों को लेकर के आती है, जैसे हम पल्स पोलियो के लिए लेकर के जाते हैं, ठीक उसी प्रकार। और 2 दिन, साल 2 साल में देने के बाद भी जो माताओं ने फीडबैक दिया उसका, तो बड़ा चौंकाने वाला। साल भर में कभी उसको बुखार नहीं आया, खांसी नहीं, कभी अस्वस्थ नहीं हुआ, रुचि से भोजन करता है, तेज तर्राट है, जिज्ञासु है, चंचल है, बालक में सुस्ती नहीं है, ऐसा पूरा स्वरूप उसका। तो वो बुद्धि बढ़ाने वाला है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो यश और वैभव, ऐसे 14-15 तो उसमें पत्रक में दिए। स्वर्ण प्राशन प्रतिमास ये पुष्य नक्षत्र में बच्चों को देने की व्यवस्था रहती है और इसको पूरी स्वर्ण प्राशन का जो निर्माण है ये वैद्यों के मार्गदर्शन में तैयार होता है। उसके भी अपने एक लेबोरेटरी भोपाल में है, वहाँ से उसको पूरी स्वर्ण प्राशन का उनको सप्लाई होता है। हम जो स्वर्ण प्राशन बच्चों को 10 रुपये में देते हैं, वही प्राइवेट एजेंसियां उसको 200 रुपये हर मास के प्रति डोज में देती है, 200 रुपीज वो कभी, और क्वालिटी में उससे अच्छा है अपना स्वर्ण प्राशन। तो ये जितने भी वैक्सीन से एंटीबायोटिक है, जितना सब सारा होता है, ये सब सारी चीजों का वो एक रामबाण औषधि के रूप में सुवर्ण प्राशन औषधि है। उसमें शहद रहता है, घी रहता है, शंखपुष्पी रहती है, ब्राह्मी रहती है, देसी गाय का घी रहता है, स्वर्ण भस्म रहती है, करके उसको पूरा तैयार होता है। हाँ, वो अलग अलग हो सकता है, वो भी अपनी इसी आयुर्वेद की बूटी मान लो, पर वो होती है वैद्य के देख रहे। विद्यालय का मामला है, इसलिए सीधे हम बना करके नहीं, उसको डॉक्टर देता है और होता अपने विद्यालय में बना के भी देते, बनाते वही है। क्या होता है? 12 वर्ष तक। कुछ इसका लिक्विड भी आता है, वो छोटे आयु में बच्चे जिस समय क्षीरादावस्था में होता है, वो अन्न नहीं ले सकता। 3 प्रकार की स्थिति होती है, क्षीरादावस्था, क्षीरादान्नावस्था और अन्नादावस्था। क्षीरादावस्था है कि जब तक वो तरल रूप में माँ का दूध लेता है तब तक की उसकी स्थिति को कहा गया है क्षीरादावस्था। और दूध
के साथ थोड़ा थोड़ा सा बिस्किट है, भोजन है, दलिया है, ये भी लेना लेता है। तो दोनों का संयुक्त तो है, उसको कहते हैं क्षीरादान्नावस्था। और फिर अन्नादावस्था, वो पूरा अन्न पर निर्भर हो जाता है। तो वैसे 12 वर्ष तक उसको देने की ये व्यवस्था सुवर्ण प्राशन की। वो उसका एक पूरा फॉर्मूला है। आपको ब्राह्मी अलग लेना पड़ेगी, शंकर पुष्पी अलग लेना पड़ेगी, बच्चा लेना पड़ेगी, देसी गाय का घी लेना पड़ेगा, देसी गाय का शहद लेना पड़ेगा और स्वर्ण भस्म लेना पड़ेगी और उसको एक निश्चित अनुपात में मिलाना पड़ेगा। आयुर्वेद में कभी ऐसा नहीं कि यहाँ सुन लिया और घर पे जाकर के बना के दे दिया। यदि समान मात्रा में आपने शहद और घी मिला दिया तो वो विष हो जाता है, अलाहल जहर। समान मात्रा में घी और शहद यदि आपने दे दिया तो क्या हो जाएगा? पॉइजन हो जाएगा। हाँ, ये मुंबई की दीदी बता रहे थे, वो यहाँ मिलता है, हम ले सकते हैं। आयुर्वेदिक सेंटर में नहीं, अलग अलग उसकी जो आयुर्वेद की जो है वहाँ मिल सकता है। जैसे मुंबई में मिलता है वहाँ भी मिलेगा। तो प्रति मास कौन से नक्षत्र में? पुष्य, पुष्य, पुष्य नक्षत्र। और पूर्वामुख करके बालक को बिठाएंगे, उसका पूर्व दिशा में मुख होगा। और धन्वंतरी का, भगवान धन्वंतरी का एक मंत्र है, मैं आपको थोड़ा सा उसको सुनाता हूँ। वो मंत्र बजता रहेगा और उसी में ही बसता रहेगा और बच्चे स्वर्ण प्राशन लेते रहेंगे। तो बढ़िया माता है। तो बाद में अन्य भी माताएं भी आती है बच्चों को लाने की। बड़े लोग के लिए सब नहीं, अपने लिए ये आवश्यकता सबको होती है ना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, वो बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए 12 वर्ष। हाँ, कौन सा उम्र से शुरू करते हैं? वैसे तो अभी 2 वर्ष से जो है बालक लिक्विड यदि मिलता है तो हम छोटे बच्चों को भी बहुत कम मात्रा में दे सकते हैं। लेकिन यदि लिक्विड नहीं है, वो पेस्ट के रूप में है, तो वो नहीं देना। जब बालक क्षीरादान्नावस्था में होता है, जब वो दूध भी पी लेता है और दलिया भी खा लेता है, बिस्किट खा लेता है, उस स्थिति में उसको दे सकते हैं। तो अभी तो हम 3 से 2 वर्ष से आफ्टर 2 इयर्स प्लस में देते हैं। तो गुजरात में ऐसे 10,000 से अधिक बच्चों को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी अच्छे स्तर पर काम शुरू हुआ। अब उसके बाद में 4-5 सेंटर मध्य प्रदेश में बनाए हैं, भोपाल में है और 2-3 क्षेत्र से ग्रामीण सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए हैं। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि पिछले 2 वर्ष से सेंटर वहाँ पर चल रहे हैं और इन सेंटरों में जो माताएं मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाती हैं, प्रतिदिन 100-150 रुपया उनको मजदूरी मिलता है, वो भी उस दिन के आज अपनी क्लास है तो वो उस दिन मजदूरी करने नहीं जाती है, वो पढ़ने के लिए आती है। 2 घंटा योग करेगी, प्राणायाम करेगी, ब्रह्मनाथ करेगी और पावर पॉइंट के माध्यम से हम उनको पूरा दिखाते हैं। क्योंकि केंद्र तो
चलते हैं, आंगनबाड़ी में भी आता है, दलिया भी आता है, लेकिन कितना उसका सदुपयोग होता है उन माताओं के लिए, बच्चों के लिए कितना उपयोगी होता है, ये आप हम सब लोग जानते हैं। लेकिन माताओं ने फिर उसको जब उसके लाभ देखे, उनकी सासू माँ भी साथ में आने लगी कि पहले तो हमने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि आप अकेले आओ कि आपकी सासू माँ को भी लाओ, तो उनको कहा तो एक सासू माँ ने ऐसा अनुभव बताया कि ये तो रोटी वोटी और शाम को बनाने के लिए लग जाती है गुरुजी, लेकिन जब शाम हो जाती है तो दीपक लगा करके मेज को रामायण सुनाती रहती है। तो बहू काम कर रही है घर का और सासू माँ रामायण सुना रही है। ये जीवंत उन्होंने उदाहरण बताया। और उसमें भी आज एक साधारण मजदूरी करने वाली कोई माता बहनें रहती है, यदि एक बालक के जन्म में उनका सीजर हो गया तो 2, 4, 5 साल भर तक रोटी खाने की मुश्किल हो जाती है। इतना पैसा कहाँ है गरीबों के पास। और जब लाभ हो तो भारी मात्रा में प्रति हमारा भी है, उसमें भी परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का 2 दिन प्रवास था अभी पिछले महीने में, मोहन भागवत जी का। उस पूरे प्रकल्प का उन्होंने दर्शन किया और वहाँ पर बांस के घने जंगल हैं। हमारा अभी जो एक बहुत बड़ा सेंटर है वहाँ 160 एकड़ में वो पूरा प्रोजेक्ट चलता है। वहाँ स्किल डेवलपमेंट, बांस के कौशल विकास का भी प्रशिक्षण होता है। बहुत अच्छी शिशु वाटिका भी चलती है, बहुत अच्छा विद्यालय भी चलता है। और माटी कार्य, मिट्टी के जो कला है, वो माटी कार्य का भी एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर है। और जैविक कृषि, वहाँ की दाल, गेहूँ, चावल, सब्जी में आप केवल नमक डाल दोगे तो इतनी बढ़िया लगेगी, इसमें MTH का मसाला भी उसके सामने फेल है। हमारे पास में जो दूध और सब्जियाँ आती है कितने केमिकल्स से गुजरती है, मेरे घर में खेती होती है, मुझे मालूम है कितनी हाई पावर की इसमें कीटनाशक का उपयोग होता है। तब जाकर के वो इसी गर्मी में आज हमको सब्जी उपलब्ध होती है। ये जो टोन मिल्क हमको दूध ये निकलता है, मिलता है, ये कितने दिन पहले कितनी प्रोसेस से गुजर करके आप हमारे इस यहाँ मुंबई में पहुंचा होगा, ये भी चीज़ हमारी समझ से पड़े। तो शुद्ध जो वैज्ञानिक जीवन का आधार है, तो वो जो जैविक कृषि में, जैविक कृषि का भी बहुत बड़ा एक वहाँ शोध केंद्र है। वहाँ पर किसान प्रशिक्षण लेने के आते हैं कि कैसे 0 बजट पर, कम बजट पर अच्छी जैविक कृषि की जा सकती है। इस पर बहुत सारे काम चलते हैं। मध्य प्रदेश हमारा जो सेंटर है, बहुत बड़ा वो अनुसंधान केंद्र है, गोविंद नगर, होशंगाबाद जिले में है, नर्मदा जी वहाँ से गुजरी है। तो फिर बाद में कभी ऐसा योग लगेगा तो एक बार आप सबको देखने के लिए बुलाएंगे। तो ये चीजें जो है कि समाज को ठीक दिशा देना। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए, अब तो ऐसा हो गया मेडिकल साइंस सेंटर में हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए। अरे बड़ा हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े हो गए तो उसका विकास हुआ क्या? इसको विकास कहते हैं। जितने हॉस्पिटल थे वो भी बंद हो जाए तो उसको विकास कहते हैं कि हाँ विकास हुआ, कोई बीमार नहीं होता है। अब बीमार होने वाले की इतनी संख्या बढ़ गई कि जितने स्कूल है उतने हॉस्पिटल, जितने मास्टर है उतने डॉक्टर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? तो इन सब चीजों का एक विकल्प अपने, देखो बहुत ज्यादा किसी की कमेंट्स करना, ये करना, उससे कुछ नहीं होगा। हर चीज का विकल्प दो। बाबा रामदेव ने विकल्प दिया ना? नहीं तो वो भी कहते थे यार ये तो विदेशी कंपनी आ रही तो ऐसा है वैसा है, देश का धन लूट के तो ले जाएगी, तुम तो हाथ पैर रख के बैठे रहो। हर चीज का विकल्प दो। शिक्षा में जो कुछ चीज ठीक नहीं है उसका विकल्प दो। हमारी भारतीय शिक्षा, ये पाश्चात्य शिक्षा जो हमारे देश में हो बढ़ती जा रही है, इसका विकल्प दो तो लोग उसको आत्मसात करेंगे।
और यदि हमने विकल्प नहीं दिया तो हम करते रहे भाषणबाजी केवल, इससे कुछ होना है क्या? इसलिए बाबा रामदेव ने अकेले व्यक्ति ने देश दुनिया को संदेश दे दिया योग के क्षेत्र में, और बाकी जितना भी उनका ये है प्रोडक्शन है आसन हर घर में जगह जगह हो गया। कितना दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी। पहला जब मोबाइल चला था तो एडवर्टाइज आता था कर लो दुनिया मुट्ठी में। हर व्यक्ति आज जुड़ा हुआ है नेट, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, नेट से जुड़ा हुआ है। मेरे मोहल्ले में एक आध लैंडलाइन फोन हुआ करता था, कई सूचना संप्रेषण होता था तो वो बता देते कि यार आपके घर पे ये अच्छा समाचार आया है, ऐसा होता था ना। आज एक घर में 10 लोग हैं तो 10 के पास मोबाइल, और वो भी डबल सिम वाले। तो विकास तो हुआ है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए जो कोई अच्छी चीज है देश को उसका विकल्प देना, ये हम लोगों का काम है। जो शिक्षा में जो शिक्षा की दुरावस्था हो रही है हम करेंगे। हमारे पास में आज 1 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे। शुरुआत तो छोटी होगी किसी भी काम की, अंकुरण होगा तो छोटा सा होगा, बाद में जाके वो वट वृक्ष बनेगा। वंदना दाई ने कल कह दिया कि हमने सोचा कि 60 साल बाद ये परिवर्तन होगा। आप हम 60 साल बाद नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। शुरुआत तो कर दी ना, डॉक्टर हेडगेवार ने शुरुआत कर दी संघ की, आज नहीं है 1925 में नागपुर में। आज दुनिया में पूरे देश भर में एक सद्विचार को काम करने के लिए एक संगठन खड़ा हुआ। तो इसके पीछे लगना पड़ता है। तो हमारे घर से अच्छे काम की शुरुआत हमेशा अपने से करो। हम गुड़ खा रहे हैं और पड़ोसी को कह रहे हैं कि नहीं बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाना अच्छी चीज है। कोई भी अच्छे काम की शुरुआत पहले स्वयं से। प्राथमिक शिक्षा हर बालक की उसकी मातृभाषा में ही होना चाहिए। आपको 4 कदम पे जाओगे अंग्रेजी माध्यम का मिल जाएगा, उधर ये मिल जाएगा, उधर वो मिल जाएगा, अलग अलग। लेकिन बालक की शिक्षा किस भाषा में होना चाहिए? जिस भाषा में वो माँ से रोटी मांगता है। तो ये भी शोध में आया है कि प्राथमिक शिक्षा तक भाषा पर कोई प्रयोग नहीं करना। जो हमारे घर में भाषा, हमारे परिवार में, हमारे नगर में, हमारे शहर में बोली जाती है, वही भाषा उसके लिए सीखने के लिए प्राथमिक दृष्टि से उपयुक्त है। तो ऐसे शिशु शिक्षा के लिए बहुत सारे शोध चल रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें लगे हैं। उनके अच्छे अच्छे ट्रेनिंग हो रही है, अच्छे अच्छे प्रशिक्षण हो रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं और इस काम में लगे हैं। अब मैं अपना घर छोड़ करके यहाँ मुंबई में आया हूँ, मैं अपना घर, आप अपना घर छोड़ करके मुंबई में आए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों के घर में बाकी दूसरा काम नहीं है क्या? सबको काम है। हमारे घर पे इतनी खेती होती है कि रोजाना 100 मजदूर घर पे काम करने के लिए आते हैं। पर अपन करते हैं, किस लिए करते हैं? हमको किसी को हिसाब नहीं देना कि नहीं साहब हमको तो ये वहाँ करके आए तो हमारा कोई ये हो जाएगा कि वो तो सर स्वांत सुखाय। और जो स्वांत सुखाय के लिए जो काम होता है वो काम अच्छा माना गया। न दबाव में, किसी के दबाव में काम नहीं करना, प्रेशर में आके काम नहीं करना, स्वभावगत काम करना, अभिमान से नहीं करना, स्वाभिमान से करना। स्वाभिमान अलग चीज है, अभिमान अलग चीज है। तो ये थोड़ा सा एक स्वरूप मेरे तीसरी प्रकार की जो शिशु वाटिका है, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक। 2 पहले हो गए कि कौन कौन सी हुई? प्रयत्नशील और प्रभावी। और तीसरे का जो पार्ट बचा था वो अन्य विषय से धीरे धीरे उसको ऐड करके और उसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट के जहाँ पर शिशु के साथ साथ
दीर्घकालीन स्वरूप लेने वाला है। आपने मेरी चर्चा धैर्यतापूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस सत्र को पूरा करता हूँ।